वेलकम टू माय क्लास। आज से आपका बायोलॉजी सेक्शन शुरू हो रहा है और बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है चैप्टर 5, दैट इज द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है और उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है एटम्स। एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के फॉर्मेशन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज हो रही है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स अरेंज होती हैं और उससे बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। अब ये नहीं कह रहे हैं कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट सिर्फ सब्सटेंसेस की होती है। एक्चुअली एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि हमारा जो सेल है वो भी कई तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। मगर हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कंसीडर करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो अपने आप में अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है और एक तरह से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकती है, उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। तो सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इतनी इम्पोर्टेंट यूनिट है इसीलिए हमने इसको एक फंडामेंटल बेस की तरह यूज करना कंसिडर करना शुरू कर दिया है और इसीलिए ही हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सेल जो वर्ड है ये आया कहाँ से, सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, तो हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई है वो करी है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने एक कॉर्क का पीस लिया जो कि आपने देखा होगा ट्रीज का ट्रंक होता है, बाहर का एक ड्राई लेयर होती है, बार्क जिसे हम कहते हैं, तो बार्क का ही एक पोर्शन होता है कोर जो कि डेड सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसका एक पोर्शन लिया उन्होंने। अब वो बार्क तो छीलने गए नहीं थे, एक्चुअली बॉटल के जो ढक्कन होते हैं उस समय कई बार देखा होगा आपने लकड़ी के बने होते हैं, तो वो लकड़ी जो होती है वो कॉर्क होती है। ठीक है, तो उस बॉटल कैप को उन्होंने निकाला और बिल्कुल उसकी थिन स्लाइस निकाली और उसको अपने ही द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप जो कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से बने थे, तो उसके अंदर उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें देखा कि कुछ एक जैसे कंपार्टमेंट्स या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो लैटिन वर्ड में जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको सेल कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसी कंपार्टमेंट का नाम कॉइन कर दिया सेल और वहां से ये वर्ड सेल आया है। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में इन कॉर्क पीस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फर्दर जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुआ, एडवांस माइक्रोस्कोप आने लगे, तो उसके बाद सेल की स्टडीज और एडवांस होने लगी। सेल किस टाइप का होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसमें, कौन से डेड सेल्स होते हैं, कौन से लिविंग सेल्स होते हैं, ये हमें पता चलने लग गया। उसके बाद हमें पता चला कि जो सेल्स जो ऑर्गेनिज्म है किसी किसी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, कई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानने लगे। ये माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन और एडवांसमेंट के बाद हमें ये भी पता चलने लग गया कि जो सेल्स हैं सभी ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक शेप के नहीं होते, ना ही एक साइज के होते, इनका शेप भी अलग अलग होता है, इनका साइज भी अलग अलग होता है। अगर हम किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमीबा तो इस तरह से कुछ दिखता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का है ये। ठीक है, और वहीं पर अगर हम पैरामीशियम की बात करें, इस तरह का होता है पैरामीशियम। ठीक है, ये पैरामीशियम ऐसा लगता है जैसे स्लीपर शेप का हो। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप था और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेल्युलर जिनका कोई शेप भी नहीं था। तो हमें पता चला कि जो सेल्स हैं वो भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स प्रेजेंट थे
और वो क्यों थे अलग अलग शेप और साइज के? वो अलग अलग इसलिए थे क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग था। वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे और उसी के बेसिस पे उनका अलग अलग टाइप का शेप एंड साइज थे। जैसे कि मान लीजिए एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। फैट स्टोर होने के कारण इनका जो शेप है वो ओवल या राउंडेड हो गया, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल्स को क्विक ट्रांसमिशन करना होता है इंफॉर्मेशन का, तो इसीलिए इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। तो इसी तरह फंक्शन और लोकेशन के अकॉर्डिंग सेल्स के साइज और जो शेप है वो अलग अलग पाए जाते हैं। और ये हमें कब पता चला? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड आफ्टर द एडवांस स्टडी ऑफ दिस सेल्स बाय यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद सेल्स की जब स्टडी हुई तो एक थ्योरी पोस्टुलेट की गई जिसे सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये जो सेल थ्योरी थी ये दी गई दो बायोलॉजिस्ट द्वारा जिनका नाम था स्लैडन एंड स्केवन। स्लैडन एंड स्केवन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी पोस्टुलेट करी और उन्होंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेन फंक्शन कर रहा है और जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो सेल ही है। और उन्होंने ही ये बताया कि सेल को हम क्या कह सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद फर्दर स्टडी कैरी करी गई, सेल थ्योरी के बाद भी स्टडी होती रही और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आए जो कि अनदर साइंटिस्ट द्वारा लेकर आया गया और उनका नाम था विर्चो। और उन्होंने बताया कि ये जो सेल्स हैं ये किससे बने हुए हैं? ये किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ या मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई पहले से सेल प्रेजेंट है और उसी के से ही नया सेल बना है। तो आज हम वही चीज पढ़ रहे हैं कि सेल का डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के बाद एक नए सेल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज एंड साइंटिस्ट के नेम है जो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले सेल को जो नाम है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने, उनकी डिस्कवरी करी थी सेल की 1665 में ना कॉल सेल। उसके बाद सेल थ्योरी पोस्टुलेट की गई स्लाइडन एंड स्केवन के द्वारा और उन्हें ये दो चीजें बताई और इन्हीं की थ्योरी को और आगे मॉडिफाइड किया गया वर्च्यू द्वारा, जिन्होंने कहा कि सेल्स जो है किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए, ठीक है। हम अगर आप सेल को देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में तो बहुत इजी एक एक्सपेरिमेंट है। सबके घरों में ऑनियन मिलती है। आप ऑनियन का एक पीस कट करो और उसकी स्किन को पील करो, ठीक है। उसकी स्किन को पील करने के बाद उससे एक सैफरन डाई में आप 1-2 मिनट के लिए डाई करो और फिर उसे क्लीन वाटर में वॉश कर लो। उसके बाद इस पीस को आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो, ग्लिसरीन डालो 1 ड्रॉप और फिर उसको कवर स्लिप से कवर कर दो। जब आप ग्लास स्लाइड को उस पीस वाले स्पेसिमेन को ग्लास स्लाइड पे रखे हुए स्पेसिमेन को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही शेप के सेल्स हैं और इन सेल्स के चारों तरफ एक थिक बाउंड्री है जो कि कलर से बहुत ब्यूटीफुली स्टैंड दिखेगी आपको और साथ में ही अंदर आपको एक डॉटेड स्टैंड स्ट्रक्चर दिखेगा और वो जो डॉटेड स्टैंड स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है उसका, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल को हम अच्छे से स्टडी करने के लिए
हम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर की चारों तरफ एक बाउंड्री है, जो उस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अनदर नेम फॉर सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मतलब होता है जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है। तो जेल लाइक फ्लूइड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका अनदर नेम है। इसके बाद इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसका दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मा जो नाम है ये दिया गया है फुल्कन जी के द्वारा। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये नाम कॉइन किया था। फिर इसको हम साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोल एक सेमी सॉलिड फ्लूइड को कह रहे हैं और साइटो मतलब सेल के अंदर फिल है, इसलिए साइटोसोल के नाम से इसको जानते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया अनियन सेल का जब हमने माउंट को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें हमें एक मिड में स्टेन स्ट्रक्चर दिखाई दिया और वो स्टेन स्ट्रक्चर मिड का था न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये तो पार्ट्स तो सभी सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो सेल सिंपल टाइप का हो या थोड़ा एडवांस नेचर का हो। न्यूक्लियस की बात करें तो जो सिंपल सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस में एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो डीएनए और आरएनए की फॉर्म में रहता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और एडवांस स्ट्रक्चर्स में, एडवांस सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रहता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहता है। तो न्यूक्लियस जो है अगर हम हाईली एडवांस सेल की बात करें तो एक ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मली जो डीएनए है ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में प्रेजेंट होता है अलोंग विद न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अभी हम क्रोमेटिन फाइबर की बात करें तो क्रोमेटिन फाइबर बिल्कुल रेशे पतले पतले रेशे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल को डिवाइड होना रहता है तब ये क्रोमेटिन फाइबर आपस में कंडेंस हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं और एक थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्रोमोसोम ही एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के सेगमेंट्स को एज अ जीन ये ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। और ये जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की इसको हम जीन्स कहते हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और इन अदर वर्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉमन पार्ट्स हमने पढ़ लिया है। जेनेटिक मटेरियल सभी सेल्स में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म सभी सेल्स में पाया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन भी सभी सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमेबल नेचर का होता है। सेमी परमेबल मतलब ये सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर और बाहर आने की परमिशन दे सकता है। अब ये परमिशन कैसे देता है? क्या इसका मुंह है? क्या ये ऑर्डर देता है? नहीं। ये कैसे परमिट करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है दो सब्सटेंसेस से, एक है प्रोटीन और एक है लिपिड, ठीक है। इसकी लेयर होती है जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ लिपिड की लेयर होती है और बीच में प्रोटीन उसमें एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले एक मॉडल के रूप में बताया गया था सिंगर एंड निकोलसन द्वारा और इस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्लोरिंग होती है उसमें सीमेंट में दाने डाल के उनमें अच्छा डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से लिपिड की लेयर है जिसमें प्रोटीन को बीच बीच में
अरेंज कर दिया गया है, तो इसे फ्लूइड मोज़ेक का नाम दे दिया गया था। सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले बताया था, और इसमें जो एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन ही है जिसके थ्रू मटेरियल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, और यहाँ जो सब्सटेंस और वाटर की एंट्री और एग्जिट हो रही है, ये हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या अमाउंट है सब्सटेंसेस का, उसके बेसिस पर ही कोई सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सब्सटेंस हमेशा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ ही ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसफर होता है। अब मान लीजिए सेल है ये, और बाहर जो ब्लड है या इंटरसेल्युलर स्पेस है, वहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट नहीं कह के हम सब्सटेंस लिख लेते हैं, वहाँ पे सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड में सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ही ट्रांसपोर्ट होगा, तो सब्सटेंस बाहर से अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उल्टा होगा, अंदर कुछ सामान बन रहा है जैसे प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं या कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हो रही है, और उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड कंसंट्रेशन लो हो गया है और इनसाइड कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो जो ट्रांसफर होगा सब्सटेंसेस का वो होगा फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इस तरह का जो पैसेज होता है, ट्रांसफर होता है सब्सटेंसेस का अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो पास होते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से थ्रू द सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम सब्सटेंसेस की जगह वाटर की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द या थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। जब हम वाटर के ट्रांसफर की बात करेंगे तो उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे, और सब्सटेंस की ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम उसे डिफ्यूजन नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, अगर हम एक लिविंग एनिमल सेल को किसी सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे तीन ही चीजें हो सकती हैं, और वो तीन चीजें क्या होंगी वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में सॉल्ट या शुगर का लेवल सॉल्वेंट से ज्यादा है। पानी में आप घोल बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पानी से सॉल्यूट और शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप एक बार देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हाई होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्वेंट का हाई होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे टुवर्ड्स द अदर आउटर मीडियम। आउटर मीडियम की अपेक्षा इसमें कंसंट्रेशन कैसा होगा, उसी हिसाब से हम इसको नाम देंगे। अगर आउटर मीडियम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। और अगर हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे, हमारे सॉल्यूशन पे कहेंगे हाइपोटोनिक। और जब दोनों के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, ट्रांसफर ऑफ वाटर की बात करें, तो हम एक के बाद एक इन सॉल्यूशन को लेंगे और उसमें एनिमल सेल रख के देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा।
हमने लिया सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है ज्यादा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होगा कम, ठीक है। अगर हम इसमें सेल रखते हैं तो बाहर वाले सॉल्यूशन की अपेक्षा सेल में जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम सेल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, तो बाहर की ओर निकलने की पॉसिबिलिटी होगी वाटर की, और इस तरह जो बाहर मूव होगा वाटर थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस के कारण जब सेल का फ्लूइड कंटेंट या वाटर कंटेंट लूज हो जाएगा तो सेल जो सेल है वो श्रिंक होने लग जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम श्रिंक, सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है तिबन? अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और सेल की अपेक्षा हम बात करें तो सेल में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर इसके कंपैरिजन में कम पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स द सेल, तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा वाटर, ठीक है, और बाहर से अंदर की ओर इंटर कर रहा है, तो इस तरह के ऑस्मोसिस को बोलते हैं हम एंडो ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस जब होगा तो जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्वेल अप हो जाएगा, सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट, ओके। अब दूसरा सॉल्यूशन हम लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन और सॉलिड का कंसंट्रेशन सेल्स के कंपैरिजन में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर अगर हम सेल रखेंगे तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यस, वहां पे कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा जिसके कारण कोई भी मूवमेंट नहीं होगा सेल। पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, ठीक है। जो एनिमल सेल होते हैं उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसी का ही एक मॉडिफिकेशन होता है सेल वॉल, और ये सेल वॉल रिजिड होता है और हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, हार्ड होता है, ये प्लांट के शेप को फिक्स रखता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, फंगी में एंड बैक्टीरियल सेल्स में। प्लांट सेल की बात करें तो हर एक प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जैसे प्रोटेक्टिव नेचर है जैसे सेल मेम्ब्रेन का है वैसे इसका भी प्रोटेक्टिव नेचर है, पर इसके साथ साथ ये हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जो कि सेल शेप को मेंटेन करके रख रखा है उसने और फिक्स करके रख रखा है, ये चेंज नहीं होने देता, ठीक है। फंगी और बैक्टीरियल सेल की बात करें तो फंगी और बैक्टीरियल सेल में नॉर्मली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, पर ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन ये सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं और स्पॉर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। ये सेल वॉल इनको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये अपने सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो फंगी में जो सेल वॉल बनता है वो बनता है चिटिन प्रोटीन से और बैक्टीरियल सेल में बनता है पैक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन टू सेल, साथ ही साथ अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ
सिलेक्टेड मटेरियल्स, ठीक है। तो सेलेक्टिव मटेरियल से इसके आर पार जा सकते हैं। दूसरा जो है वो है साइटोप्लाज्म, जो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ सभी सेल्स में, इसका मतलब सेल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक सिंपल सेल जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, या यूं कह सकते हैं जब अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई थी तो इस तरह के सिंपल सेल्स एग्जिस्टेंस में आए थे जिनमें ज्यादा सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते थे। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते थे। दे आर सिंपल टाइप ऑफ सेल्स। फिर एडवांसमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ, कुछ एडवांस कैरेक्टर्स जुड़ते गए सेल्स में और जो एडवांस सेल बन के आया उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सभी में प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर और कुछ पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो जेली लाइक होता है, ठीक है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने के कारण ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। इट सपोर्ट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो अपना खुद का फंक्शन करने में कैपेबल है और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक एडवांस सेल्स की बात करें तो वहां पर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंड होता है। तो जितने भी एडवांस या यूकैरियोटिक सेल हैं, तो यूकैरियोटिक में ये वेल डिफाइंड है, अच्छे से दिखाई देता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन है साइटोप्लाज्म में, जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है उसमें डबल स्ट्रैंड का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है कि ये सेल्स की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो इनहेरिटेंस में और हेरिडिटी में हेल्प करते हैं।